गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का ही कुछ और प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है कंप्रीहेंशन बेस्ड। एक ही कंप्रीहेंशन दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। इस सवाल को आपको जरूर बनाना चाहिए। कंप्रीहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम मतलब कुछ कंप्रीहेंशन दिया हुआ रहेगा और उसके आधार पर आपको प्रॉब्लम बनाने हैं। तो देखिए कंप्रीहेंशन क्या दिया हुआ है। पहले ये बता दें हम आपको कि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 सवाल कह रहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर दिस 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 एंड दिस रेस्पेक्टिवली। यानी आपको 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, एक डब्ल्यू और एक पी। एक्स का ऑर्डर हो गया आपका जो पहले दिया हुआ है 2/n रेस्पेक्टिवली, मतलब x का ऑर्डर हो गया 2/n, y का ऑर्डर हो गया 3/k, z का ऑर्डर हो गया 2/p, w का ऑर्डर हो गया n/3 और p का ऑर्डर हो गया p/k। समझ में आ गई बात? तो हम सबका लिख देते हैं। देखिए x का ऑर्डर हो गया 2/n, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक मैट्रिक्स है आपका x जिसका ऑर्डर हो गया 2/n, एक मैट्रिक्स है बाई जिसका ऑर्डर हो गया आपका 3/k, एक मैट्रिक्स है ऑर्डर आपका जेड जिसका ऑर्डर हो गया 2/p, एक मैट्रिक्स है आपका डब्ल्यू जिसका ऑर्डर हो गया n/3 और एक मैट्रिक्स है आपका p जिसका ऑर्डर हो गया p/k। ये 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है x, y, z, w और p। इस सब का हम ऑर्डर लिख दिए। एक बार आप यहाँ से आप मिला सकते हैं। x का ऑर्डर हो गया 2/n, यही हमने लिखा, x का ऑर्डर 2/n, y का ऑर्डर हो गया 3/k, y का ऑर्डर हो गया 3/k। इसी प्रकार से सब आप पॉज कर करके वीडियो देख सकते हैं आप। तो x, y, z, w और p का हमने ऑर्डर लिख दिया। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि ये 21 है, सवाल में हमने यहाँ 1 लिखा है। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई विल बी डिफाइंड। यानी पी बाई और डब्ल्यू बाई डिफाइंड होना चाहिए। इसके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग देखते हैं सवाल कहाँ से बनेगा। सवाल बनेगा कि पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई डिफाइंड होनी चाहिए। यहाँ से आपको 3 बात ध्यान में देना चाहिए। पहला बात कि पी इंटू बाई डिफाइंड करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज डिफाइंड नहीं है। आपने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखा है तो मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस सब वीडियो को जरूर देखिए। तो p इंटू बाई डिफाइंड कब होगा? जब p का कॉलम और y का रो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए p मैट्रिक्स यहाँ है तो p का कॉलम कितना हो गया k, अब y का रो देखिए पहला का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होनी चाहिए। तो p का कॉलम हो गया k और y का रो, तो y देखिए यहाँ है, y का रो 3, यानी यहाँ से हमको मिल गया k = 3। कभी कभी एक ही पॉइंट से आंसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको आंसर देखिए k = 3 a में भी है और k = 3 c में भी है। तो a और c में से कोई हो सकता है, b और d आंसर कट गया। अब हम देखते हैं w और y भी डिफाइंड होनी चाहिए, w इंटू y भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। इसका मतलब बोलिए w का कॉलम और y का रो बराबर होनी चाहिए। तो w का कॉलम 3 और y का रो 3 बराबर हो गया। w का कॉलम और y का रो बराबर हो गया। अब यहाँ से हमको कोई चीज़ नहीं मिला, 3 बराबर 3 हो गया। यहाँ से तो हमको कोई अननोन नहीं मिला। अब हमको ये देखना है कि p बाई प्लस डब्ल्यू बाई डिफाइंड है, यानी 2 मैट्रिक्स का सम डिफाइंड है। तो 2 मैट्रिक्स का सम कब डिफाइंड होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यानी p बाई का ऑर्डर और w बाई का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो देखिए p बाई का ऑर्डर क्या होगा? तो p का ऑर्डर हम एक बार फिर से लिख देते हैं, p/k और y का ऑर्डर हो गया आपका, y का ऑर्डर हो गया 3/k। तो k बराबर 3 हमको मिल गया। लेकिन p बाई का ऑर्डर क्या होना चाहिए? p/k। तो ये p/k हो गया ऑर्डर किसका? p इंटू बाई का। अब देखते हैं w इंटू बाई का ऑर्डर, मिटा देते हैं हम। w इंटू बाई का ऑर्डर देखिए, तो w का ऑर्डर देखिए क्या था? w का ऑर्डर था n/3, w का ऑर्डर n/3
और वाई का ऑर्डर क्या था 3/k, वाई का ऑर्डर है 3/k, तो ये दोनों बराबर हो गया यानी प्रोडक्ट हो गया। तो डब्ल्यू बाई का ऑर्डर क्या हो गया, डब्ल्यू बाई का ऑर्डर हो गया n/k, ये देखिए n/k। अब देखिए p बाई और w बाई का सम डिफाइंड है, इसका मतलब इस दोनों का ऑर्डर बराबर होनी चाहिए, यानी p/k इज इक्वल्स टू n/k, यानी p इज इक्वल्स टू n होनी चाहिए। और k का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 3, यानी फाइनल आंसर हमको क्या मिला, फाइनल आंसर कि k इज इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए और p का वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए कहाँ है, ये देखिए ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है k इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू p, तो आंसर हो गया आपका ए। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है एनसीईआरटी का, मिस मत कीजिएगा, 2-4 बार अपने से बनाइएगा, हो सकता है एक बार में आपको समझ में न आए, तो बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार, आवाज़ सुन के ज़्यादा समझ में आएगा। लिखने में चूँकि संसाधन अभी सीमित है, लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत अच्छा से नहीं लिखा जा सकता, छोटा बोर्ड है और कैमरा भी बहुत कैप्चर नहीं कर पाता, तो आप लोगों को सॉरी मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, हल्का फल्का पढ़िए, तो वॉइस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लिखावट पर नहीं। इसी में दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि यदि n और p बराबर हो जाए, n और p बराबर हो जाए, और कह रहा है कि तब ऐसी स्थिति में 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा, 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो हमको क्या देखना होगा कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इससे ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी x और z का ऑर्डर बराबर होनी चाहिए। तो देखिए x का ऑर्डर क्या था, देखिए x, ये घेर लगा रहे हैं, x का ऑर्डर था आपका 2/n, तो x का ऑर्डर 2/n बराबर होनी चाहिए किसका, z का ऑर्डर, ये देखिए, तभी तो x में से z घटाएंगे, तो z का ऑर्डर क्या है भाई, तो z देखिए 1 2 तीसरा में है, तो ऑर्डर हो गया 1 2 तीसरा में 2/p, यानी 2/p। तो देखिए n बराबर p होनी चाहिए, n इज इक्वल्स टू p होनी चाहिए, तो 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा, जो x का ऑर्डर होगा या फिर जो z का ऑर्डर होगा। तो x का ऑर्डर क्या था 2/n, 2/n, और n का वैल्यू क्या है p, तो 2/n लिख सकते हैं या 2/p लिख सकते हैं, तो 2/n ही दिया हुआ है, इसलिए यही आंसर हो गया आपका। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी 3.2 लगभग हमने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, जो ये है 9905208472, 3.2 का कुछ सवाल और पूछे हैं, उसमें से एक सवाल है 19, बहुत लोग इस सवाल को पूछे हैं, इस सवाल को आप एक बार समझ लीजिए, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो सवाल जो है आप किताब से ही लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ, सवाल लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए क्या कहता है, इस सवाल को आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं सवाल आपको बताता हूँ। देखिए सवाल आपका ये है, सवाल यहीं पर रहने देते हैं और यहीं से हम बनाते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, कुछ तो दिख ही रहा होगा सवाल, देखिए सवाल कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and ₹2,000। एक हम बता देते हैं, ए बी आप अपने से बनाइएगा। देखिए सवाल क्या कहता है कि किसी ट्रस्ट फंड में 30,000 रुपया है, टोटल फंड में 30,000 है और इसको इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट बॉन्ड में। तो एकदम बच्चा की तरह बनाइए, पहले कैसे बनाते थे, 2 बॉन्ड में बनाना है तो मान लेते हैं कि एक बॉन्ड में x है तो दूसरा बॉन्ड में हो जाएगा 30,000 - x, यानी
फर्स्ट बॉन्ड में हम मान लेते हैं कि रुपीज X को हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी प्रकार का सेकेंड बॉन्ड में हमको कितना इन्वेस्ट करना होगा? सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा 30,000 माइनस X, टोटल 30,000 था। अब यही ध्यान देना है कि ये जो आपको प्रिंसिपल बना, मूलधन बना, उसको हमने एक मैट्रिक्स में बनाना है। तो मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बनाते हैं, एक ही रो, तो एक एलिमेंट हो जाएगा X और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपका 30,000 माइनस X। अब क्या कहता है? कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड में इंटरेस्ट है 5%, तो इंटरेस्ट के लिए अलग से हम लोग बॉन्ड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो पहले बॉन्ड पर है कितना परसेंट? 5%। पहले बॉन्ड पर है 5%, तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? X का 5% हो जाएगा, यानी 5x बाई 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं x बाई 20। चलिए 5x बाई 100 ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा। और दूसरे पर इंटरेस्ट कितना है? दूसरे पर इंटरेस्ट है आपको 7%, तो 7% इसका हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30,000 माइनस X इंटू 7/100। ये एक मैट्रिक्स बनाना है। अब ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स को A माने, इस मैट्रिक्स को B मान लेते हैं। एक मैट्रिक्स को A मान लिए और इंटरेस्ट जो है वो B हो गया। 1 साल का है टाइम, तो कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो टोटल मिलता है 1800, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100, यानी इसको प्रिंसिपल मानते हैं, इसको रेट मानते हैं, तो PR और T तो हो गया 1 ईयर का, यानी इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैट्रिक्स हमारा A है तो इस B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको इंटरेस्ट के बराबर होगा, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A इंटू बी। तो A इंटू बी डिफाइंड होने के लिए हमने क्या कहा था कि A के कॉलम की संख्या और B के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो A में कितने कॉलम है? देखिए 1 और 2 कॉलम, तो B में इसको 2 कॉलम होना चाहिए, यानी B जो मैट्रिक्स आप बनाइएगा यही पर ध्यान देना है। तो B बन जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स, B बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, यानी ये हो गया 5x बाई 100 और ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस X इंटू 7 बाई 100। ये A और B हो गया। अब इसी A और B को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला इंटरेस्ट आपको कितना था? 1800, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1800 इज इक्वल्स टू A इंटू बी। तो A मैट्रिक्स आपका कितना था? A मैट्रिक्स है आपका X और ये है 30,000 माइनस X इंटू दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा B। B क्या हो जाएगा दूसरा मैट्रिक्स भाई? तो B हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ये 5x बाई 100, 5x बाई 100 और ये हो जाएगा 30,000 माइनस X इंटू 7 बाई 100। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 1800 की 1800 के बराबर होनी चाहिए, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? देखिए, या इसको आप ऐसे भी खाली लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ही है तो सिर्फ 5/100 ही लिख दीजिए। 5/100 ये आपका हो गया रेट, आई हो गया 7/100, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का 5% हो जाएगा और ये इसका 7% हो जाएगा। इसी को अरेंज करना था मैट्रिक्स के रूप में। तो देखिए क्या मिल जाएगा? 1800 इज इक्वल्स टू, ये देखिए पहला रो और पहला कॉलम, तो x गुना 5 यानी 5x बाई 100 और ये हो जाएगा कितना? प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये मिल गया ऐसे। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 1800 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए 100 एलसीएम हो गया इस प्रकार से। इसको भी मैट्रिक्स में ही लिखना होगा, अमाउंट है तो मैट्रिक्स में ही लिखना होगा। ये बड़ी सिंपल सवाल है, सिर्फ मैट्रिक्स में नोटेशन के रूप में आपको लिखना था, यही समझना था।
तो ये हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, इस पर 4 0 और -7x। अब देखिए दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। इसमें भी एक रो एक कॉलम, इसमें भी एक ही रो एक कॉलम, तो एलिमेंट बराबर हो जाएगा। यानी आपको मिल जाएगा 1800 इज इक्वल्स टू, देखिए 21 पर 4 0 और 5x - 7x यानी -2x डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा आपको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 पर हो जाएगा 4 0 और इसको इधर ले आइए, -21 पे 4 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2x। अब देखिए 21 में से 18 जाएगा 3 माइनस में और 4 0 रह ही जाएगा, इज इक्वल्स टू -2x, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू इसका हाफ हो जाएगा 15,000। यानी पहले बॉन्ड में आपको कितना जमा करना चाहिए 15,000, और दूसरे बॉन्ड में फिर कितना जमा करना चाहिए, तो दूसरे बॉन्ड में जमा करना चाहिए आपको 15,000, चूँकि 30,000 माइनस x हम लोग मान चुके थे, तो 30,000 माइनस 15,000 यानी आंसर हो जाएगा 15,000 और 15,000, इस प्रकार से। अब दूसरा में है देखिए इंटरेस्ट 20,000। दूसरा सवाल खाली आप क्या कीजिएगा, यहाँ 1800 के जगह पर 2000 कर देना, 2000 कर देना, बस यहाँ 2000 कर दीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में कोई आपको परेशानी नहीं रहा होगा। तो 3.1 और 3.2 हमने पूरा क्लियर कर दिया, और अब इसके बाद हम लोग 3.3 में चलेंगे, जहाँ पर मैट्रिक्स के दूसरे टाइप से हम लोगों को मुलाकात होगा। मैट्रिक्स हो जाएगा आपको सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। 3.3 में उसी से हम लोग सवाल बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।